Hello everyone, this is lecture number 8 of some basic concepts of chemistry. आज की क्लास में हम आगे बढ़ाने से पहले अपना डिस्कशन कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अपना जो कुछ भी हमने इन पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है उनको हम कंसोलिडेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करने वाला हूं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा और हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तैयार किए हुए हैं, तो हम उनको देखेंगे। मतलब भाई बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए चलिए Yes, चलिए sir. चलिए, ग्रेट। तो एक एक कर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सभी टाइप के सवाल हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। हाँ भाई, मयंक शर्मा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। If mass of one atom is 3.32 into 10 to the power minus 23 gram, then calculate number of nucleons, neutrons and protons present in two atoms of the element. हाँ देखिए, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के जो कि न्यूक्लियस में रह रहे होते हैं। तो आपसे कहा गया है कि एक एटम का मास अगर इतना है, अगर एक एटम का मास इतना है, अगर एक एटम का मास इतना है, अगर एक एटम का मास इतना है तो फिर दो एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे वो पूछा गया। अगर एक एटम का मास इतना है तो दो एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे पूछा गया। न्यूक्लियॉन्स का मतलब यह है कि कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे इन टू एटम। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम मिलके करेंगे, घबराने की इसमें कोई बात नहीं। Samsung Galaxy A20, can you please introduce yourself? Sir, it's me, Pratyaksh. प्रत्यक्ष, ओके ओके। I'll request everyone कि अगर आप अपने नाम से ही जो है वो मीटिंग में आए तो आइडेंटिफाई करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? यस सर, आज फोन चेंज करा था, इस वजह से आज सेटिंग्स थोड़ी चेंज हो गई हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने जो है वो क्या कहते हैं लैपटॉप से भी अगर किसी के पास घर में हो उससे भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, उससे आंखों में स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ेगा। बट एनीवेज चलिए, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रहा होगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए भाई विप्रांश, कैसे होगा? एक एटम का मास दे रखा है तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो एटम के में पूछे कितने होंगे, कैसे होगा विप्रांश, कैसे होगा? यस सर। बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। एनीवन एल्स? दृश्य, बंसल, बताइए। भाई अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बट कम से कम हम एटलीस्ट कोशिश करें, ट्राई करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, और क्या कर सकते हैं। चलिए मैम, ये बताइए, चलिए अगर ये कोई एटम है, इसका मास कितना है दृश्य? इसका मास कितना है बताइए, इसका मास 3.32 10 to the power minus 23 grams. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 3.32। तो एक एटम का मास है हमारे पास में, एक एटम का मास है, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 3.32 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम। ठीक, फाइन। तो मैम फिर ये बताइए कि एक मोल एटम का मास कितना होगा मैम? फिर एक मोल एटम का मास कितना होगा? 3. Sir, 3.32 10 to the power minus 23 upon Na. अपॉन एन ए थोड़ी मैम, Sir, अपॉन एन ए थोड़ी, मल्टीप्लाइड बाय एन ए ना, yes. मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 की पावर 23। ये तो एक एटम का है, मल्टीप्लाइड बाय एक मोल, इतने इतने ग्राम। ये लिख सकता हूँ या नहीं बताइए, लिख सकते हैं निश्चय? Yes, sir. Yes, yes, sir. अच्छा चलिए, अब अगर ये लिख दिया तो बताइए 3.32
मल्टीप्लाइड बाई 6.022, क्योंकि -23 + 23 तो खत्म हो गया, इतने ग्राम हो गया। एक मोल एटम का मास, 1 मोल एटम, एक मोल एटम का मास इतना हो गया। अब ये जरा कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया। सर 20 हो जाएगा अप्रोक्स। हाँ 20 ग्राम, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया 20 ग्राम, यानी एक मोल एटम का मास कितना हो गया 20। तो अब एक मोल एटम का मास 20 हो गया। अब अगर ये हमें लिस्ट इनको देनी चाहिए, ये कोई हमारी गलती नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो अब हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है कि जिसका जो एटॉमिक मास है वो आपके 20 है। वो कौन सा नियॉन। ऐसा सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक मास 20 है? तो आंसर इज नियॉन। नियॉन। नियॉन, नियॉन का को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, और उसका जो ग्राम एटॉमिक मास भी है, यानी एक मोल का मास, ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 20 ग्राम्स पर मोल है। ग्राम एटॉमिक मास इज 20 ग्राम्स पर मोल। एक मोल एटम का मास है 20 ग्राम्स नियॉन, ग्राम एटॉमिक मास 20 ग्राम्स पर मोल है। या फिर नियॉन जो है वो हम ये लिख रहे हैं, एक नियॉन एटम किसके बराबर है 20 AMU के, यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसमें 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है। तो ये तो एक एटम की बात हो गई, ये तो एक एटम की बात हो गई। तो अब बताइए दो एटम में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे कुल मिला सर के? ट्वाइस हो जाएगा, 40 होंगे टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। 40। बताइए समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, यस सर। आगे क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई विप्रांश बताइए, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब वो धीरे धीरे नॉलेज से ही आएगा कि यार 40 किसका मास होता है। जैसे इन्होंने बता दिया कि 20 जो है वो नियॉन का होता है, तो ये एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सपीरियंस से आएगा। तो मैं फिर से बता दूं, सवाल एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, सवाल फिर से ध्यान से पढ़िए, लक्ष्यता क्वेश्चन पढ़िए फिर से। लक्ष्यता पढ़िए सवाल। If mass of one atom is 3.32 10 to the power minus 23 gram, then calculate number of nucleons present in two atom of element. हाँ, तो बेसिकली इसके पीछे की अप्रोच ये थी कि पहले आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना था। एलिमेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके एक मोल का मास निकालें। तो मतलब बात ये नहीं है कि टीचर ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बात ये हर स्टूडेंट को ये सोचना है कि यार ये हम कैसे सोच पाएंगे, हम कैसे करेंगे ये सवाल। तो आप भी ये सवाल कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि भाई एक एटम का मास इतना है, एक मोल एटम का मास फिर इतना होगा, 20 ग्राम आया। अरे 20 तो नियॉन का होता है, यानी ये तो नियॉन था, ये एक मोल, मतलब एक मोल नियॉन ले रखा था। अच्छा, एक मोल नियॉन 20 ग्राम का होता है, यानी एक नियॉन एटम फिर 20 AMU का होता है, क्योंकि वही तो मेन था, AMU into NA ग्राम। यानी ये तो नियॉन का फिर 20 AMU होता है, यानी उसमें 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो दो एटम में जो है वो 40 हो जाएगा। बताइए बताइए दीपाली, समझ में आया या नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, किसी को नोट डाउन अगर करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विप्रांश समझ में आया? यस सर। सादे के लिहाज आपको समझ में आया? सादे के लिहाज समझ में आया सोल्यूशन? मयंक शर्मा समझ में आया आपको? मयंक समझ में आया? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी या नहीं, बताइए। यस Yes, सर। sir. थोड़ी Yes, सा sir. क्लियर वॉइस नहीं आ रही सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बताइए। यस सर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अगर in case if anybody wants to note down, he or she can, so that we can move ahead. भूमिका आपको आया समझ में? यस सर। चलिए,
नोट डाउन कर लेंगे ताकि अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज हम कुछ अच्छे अच्छे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि जरा थोड़ा माइंड और हमारा शार्प होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So done. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? श्रेया दुबे क्वेश्चन पढ़िए मैम। श्रेया दुबे, कैन यू हियर मी? श्रेया दुबे, यू आर नॉट ऑडिबल। प्रत्यक्ष सवाल पढ़िए प्लीज। Calculate the number of electrons present in 9.5 grams of PO. इससे से कैसे पढ़ेंगे? 3 minus 4. फॉस्फेट सर, फॉस्फेट, क्लास 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर। PO4 माइनस 3 को हम क्या बोलेंगे? PO4 माइनस 3 को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो नेसेसरी डेटा इस सवाल को करने के लिए चाहिए वो ये है, ठीक, मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉस्फोरस है उसका मास होता है 31, जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16। ये तो एटॉमिक मास की बात चल रही है, मास। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 15 होता है, और ऑक्सीजन का तो हमको मालूम है 8 होता है। तो एटॉमिक मास भी बता दिया मैंने, एटॉमिक नंबर भी बता दिया। ये बताने के बाद में आपको क्वेश्चन देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं 9.5 ग्राम ऑफ PO4 माइनस 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.5 ग्राम PO4 माइनस 3। मैं चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन को आसान बनाता हूँ। 9.5 ग्राम PO4 माइनस 3 में सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए कि कितने होंगे। तो 6.022 into 10⁻²²। चलिए अभी देखते हैं सर, देखते हैं। ये वाला डेटा मैं सबके लिए यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, चलिए ये डेटा है, बताइए भाई। इन्होंने कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने होंगे। और भी लोग करें, और भी लोग करें। श्रेया, आप लोगों को आवाज, आपको आवाज आ रही है या नहीं मेरी? श्रेया, आई गॉट योर मैसेज, कैन यू हियर मी और नॉट? बताइए भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने होंगे, कैसे करेंगे? नंबर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने किससे ही हम कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। और किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमको नहीं मालूम, तो मान लेंगे x अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास, अब गिवन मास कितना है? 9.5 ग्राम, 9.5 ग्राम, ठीक। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास PO4 3 माइनस का जोड़िए, कितना हो जाएगा? 95. 95। 95 पब्लिक बता रही है। तो ये तो देखिए 1/10 हो गया। तो यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए?
Na/10, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया Na/10। अब मुझको आप ये बताइए कि एक PO4-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक 47 PO4-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल? फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? So 15. वेरी गुड, 15। Sir, ऑक्सीजन 15. के कितने होंगे? ऑक्सीजन के कितने होंगे? 32. 32. एक 32. ऑक्सीजन के कितने होंगे? एक ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन में सर 8. 8 होंगे, तो 8 3 है तो 32 प्लस 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे, तभी तो 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो 3 आप और जोड़िए, तो 3 और जोड़ेंगे तो आप देखिए कितने हो गए बताइए? 50। एक मॉलिक्यूल के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल के पास 50 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं बताइए? अगर नहीं समझ में आ रही, आज की क्लास में सारे जो है Yes, वो sir. थोड़ा मैं टिपिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले करा रहा हूँ। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए प्लीज। चुप बैठने का कोई मतलब नहीं। PO4-3- के पास फास्फोरस, ऑक्सीजन और प्लस जो और नेगेटिव है उसको मिला के 50 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज समझ में आ रही है भय वाशने या नहीं? यस सर, आ गई। ठीक, दीपाली आप बताइए समझ में आ रही है Yes, या sir. नहीं? Yes, sir. सादे इलियास बताइए। Yes, sir. यांशु वाशने आप बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक, तो सर एक मॉलिक्यूल के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो Na/10 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 50। 0.011 into 10⁻25. हाँ, यानी 5 Na इलेक्ट्रॉन Na। होंगे। हाँ, Yes. 5 Na इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 Na। ठीक, अगला फिर से एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ थोड़ा, या तो हम थोड़ा सा 9th क्लास की नॉलेज यूज हो रही है या 11th में ही बताते हैं। वेरी गुड, ये बताइए समझ में आया है? ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? ऋचा पांडे आपको समझ में आया है या नहीं? फ्रैंकली बताइएगा बिल्कुल। Yes, sir. ठीक, किसी को नोट डाउन करना है तो कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नोट डाउन करना है करिए, देन वी विल मूव अहेड। अगर लिख लिया हो भाई बताइए, आगे बढ़े। लक्ष्यता समझ में आया या नहीं? Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, यहां से हम एक चीज यहां जानने की कोशिश करते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of charge 1.6 So into 1.6 10 to the power minus 19. 19 coulomb. Superb answer, superb answer, superb answer. 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, बट वहां पे तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो वो सिर्फ वैल्यू पूछी थी, वरना Yes, तो sir. माइनस में होता है, बट जब मैग्नीट्यूड पूछा तो सिर्फ वैल्यू होती। तो ये है हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लेंगे। चार्ज ऑन, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ वैल्यू बताएंगे, एक्चुअल में पूछा है तो सब कुछ बताएंगे। जिनको नहीं पता है उनको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, लिखते चलें, आप भी सीख लेंगे। व्हाट इज दी वैल्यू? वैल्यू बोल दे रहा हूं मैं, वैल्यू बोल दे रहा हूं भाई।
बहुत अच्छे लोगों ने बताया, नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चीज मैं क्या पूछ रहा हूं कि टोटल चार्ज ऑन 1 mole of electron 1 Faraday. taken together। वैल्यू बताइए 1 फैराडे की, ऐसे थोड़ी वैल्यू निकालिए भाई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, कुल मिला के 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बताइए। मोल भी तो एक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल पे कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लिखिए लिखिए लिखिए, नोट डाउन कीजिए। बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें पता चल रही हैं और बच्चों को पहले से पता हुआ भी है, तो वो काफी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लिकेशन करिए, बताइए भाई विप्रांश, बताइए कितना आ रहा है। Sir, 9.635 to 10 to the power 4. coulomb. हाँ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रफली इतना आएगा। (96,486 कूलम, 96,400, 9.6 इंटू 10 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। मैं पूरा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, 96,486 कूलम। इसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। जैसे रैयान ने बताया यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए। जब लिख लेंगे तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 फैराडे। लिख लिया। So done. एवरीवन, बाकी लोग भी लिखेंगे। Sir, done. चलिए, अच्छा अब देखिए, यही वाला जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर प्लस भी बोल दे, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि वहां फिर करेंसी चार्ज की यही है इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो है ना, इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो अगर आप ये लिखा हुआ देखेंगे Na+, तो इसका मतलब ये नहीं कि Na में +1 का चार्ज है, इसका मतलब है +1 यूनिट का चार्ज है। अगर आप ये लिखा हुआ देखेंगे Ca+2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम पे 2 कूलम का चार्ज है, नहीं, इस पे 2 यूनिट का चार्ज है। तो ये चीज भी जो है वो पता होनी चाहिए, नोट डाउन करिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये 1 यूनिट के चार्ज के बराबर है, इसको नोट डाउन करिए। हो गया। लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया? एवरीवन, एवरीवन, ये देखिए, अब ये सब के बाद में हमने माहौल बना दिया है और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है, मैं बता दूं फिर से, सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो 32 होता है, AMU एटॉमिक मास।
और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। अब करिए सवाल क्या है हमें, रैयान पढ़िए। Calculate. Sorry, sir. What is the charge of 96 AMU of S2 minus? वेरी गुड, चलिए सॉल्व करते हैं, कोशिश कीजिए, करिए सॉल्व। चलिए और बताएं। Sir, done. Done. भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सल्फाइड है क्या, जिसको हम सल्फाइड कह रहे हैं वो है क्या। वो सल्फाइड ये है, सल्फर, और उसमें एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए। तो पहले तो ये बताइए, एक सल्फाइड के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, अगर ये S-2 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे भाई? सल्फर के पास कितने होते हैं? 16 प्रोटॉन Sir, और 18. 16 इलेक्ट्रॉन। मगर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है जबकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, यानी इसके पास कितने हो गए होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर सल्फर का एटॉमिक मास एक एटम का कितना होता है? 32 AMU। तो अगर उन्होंने टोटल सल्फर कितना दे रखा है? टोटल सल्फर कितना दे रखा है? 96 AMU। टोटल 96 AMU, तो कितने एटम्स होंगे बताइए, कितने एटम्स होंगे? 3 एटम। हाँ, 3 एटम्स ऑफ S2 minus. अब एक एटम में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 एटम में कितने हो जाएंगे? एक एटम में 18 इलेक्ट्रॉन है सल्फाइड के, तो 3 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए? 54 electron. 54, क्योंकि 96 AMU में 3 एटम है, तो 3 एटम में 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही हमारा आंसर है कि यार 3 एटम में मिला के 54 इलेक्ट्रॉन। अब मैं सॉरी, गलती कर दी मैंने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, क्या पूछा है? चार्ज। चार्ज। तो अब बताइए 54 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? विप्रांश, 54 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 0 कूलम। Oh, sorry, sir. 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. ठीक, 54 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये बताइए कितना है 54? 8.64 into 10 raised to power -18. 8.64 इंटू 10 raised to the power -18। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि यही 8.64 इंटू 10 की पावर -18 इतना चार्ज हो जाएगा ऑन 3 एटम। ये चीज समझ में आई? बताइए, इस चीज समझ में आई? Yes, sir. बस आराम से बताइए, फ्रैंकली बताइए, फ्रैंकली। No, sir. नहीं आई समझ सर में? हमारा आंसर आ रहा था 9.6। यस सर, हमारा आंसर आ रहा था 9.6 into 10 to the power -19 coulombs. चलिए सर, मल्टीप्लिकेशन करना हमने है नेट वो चैट तो। सर 2 लिया था। नहीं सर, सर नेट ये चैट आप से हमने 2 लिया था। अच्छा, सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉन्स, आप Yes, चलिए sir. हमें नेट चार्ज लेना था, हमने प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो रखा ही नहीं। ये देखिए, चार्ज ऑन 96 AMU ऑफ सल्फर, एक सल्फर पे -2 का चार्ज है। एक सल्फर पे -2 का चार्ज है, क्योंकि उसके देखिए उसके अंदर 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है।
तो 16 प्रोटॉन से तो 16 इलेक्ट्रॉन वाली चीज खत्म हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्स्ट्रा Yes, चार्ज sir. जो आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। अब 3 एटम अगर है मेरे पास में 96 mu में 3 एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एक्स्ट्रा? 2, 6. एक में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हर में 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज 6 एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन। तो 3 में Yes, sir. 6 हो जाएंगे। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा वो निकालना है। 9.6 into 10 to C the power option minus होगा। 19 coulomb. 9.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वेरी गुड। 9.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 9.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि 16 6 96 होता है, तो सी ऑप्शन लोगों ने बताया। देखिए दोबारा से समझा रहा हूं, प्लीज दोबारा से समझा रहा हूं, घबराइए बिल्कुल नहीं, कभी कभी हो जा रहा है। ठीक, ये देखिए सल्फाइड है। क्या इस बात से एग्री करेंगे कि सल्फर के एक एटम का मास 32 AMU है, एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास 32 AMU है। हाँ भाई दीपाली बताइए, ये इस बात से एग्री करेंगी? Yes, sir. तो मैम फिर ये बताइए 96 AMU में कितने एटम होंगे दीपाली? 3 atoms. वेरी गुड, 3 एटम। अब एक एटम पे मैम -2 का चार्ज है, तो 3 एटम में एक्स्ट्रा नेट चार्ज कितना होगा? -6. हाँ, -6 यूनिट का चार्ज, और एक पे एक्चुअली में वैल्यू कितनी होती है मैम? 1.6 into 10 raised to the power -19. तो बस अब तो फिर आ गया समझ में, अब तो फिर आ Yes, गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये हमारा आंसर है विद माइनस साइन। माइनस इसलिए कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है मैम, Yes, sir. बाकी बच्चों को आया भाई समझ में? Yes, sir. रिचा समझ में आया? Yes, sir. सादिक, इलियास, प्रत्यक्ष, Yes, sir. मयंक, अभयवाशने? Yes, sir. ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, अभयवाशने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। Aspirin has formula C9H8O4. How many atoms of oxygen are there in a tablet weighing 360 milli? हाँ, एस्पिरिन सर हम दवा खाते हैं जिनको हम अपनी यहाँ पर कमर्शियल नेम उसका ये है। नाम सुना है इस दवा का आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पर उसको ये डिस्प्रिन बोलते हैं, इंडिया में डिस्प्रिन बोलते हैं। वो तो अलग अलग कमर्शियल नेम रखे जाते हैं। यही देखिए जिसको हम कोविशील्ड बोल रहे हैं, इसी का इंग्लैंड में कुछ दूसरा नाम है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो, और आपके यूएस में कोई दूसरा नाम है। तो वो तो कमर्शियल नेम अलग अलग रख दिए जाते हैं, बट एस्पिरिन डिस्प्रिन, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए यार। ये निकाल लीजिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं 360 मिलीग्राम में, फिर हर मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी निकल जाएंगे। ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए। आई वांट यू D टू होगा आंसर दिस इसका। क्वेश्चन। बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज, जल्दी जल्दी से। Sir, yes, D बने। is the answer. So 4.81 and 10 raised to 21. अच्छा, मतलब ऑप्शन डी। Sir, yes. चलिए अभी देखते हैं और देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज प्लीज, एवरीवन ट्राई। श्रेया दुबे, विप्रांश Yes sir. करिए, विप्रांश ट्राई सर D कीजिए। है इसका, मैंने बोला था सर। डी? अच्छा आपने बोला था, फाइन। चलिए। बाकी लोग, रैयान खान ट्राई कीजिए जल्दी से, मयंक शर्मा, Yes, sir. लक्षिता, दृश्या, Yes, sir. D option is correct. others, let others also try please.
कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? दृश्य बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। वेरी गुड, चलिए तो जो आपने कहा पहले वही कर लेते हैं मैम। 360 मिलीग्राम है तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास भी ग्राम में ही लेना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules upon Avogadro's number। गिवन मास कितना है मैम? सो गिवन मास है 360 मिलीग्राम, सो दैट इज 360 into 10 to the power minus 3 grams। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या दे रखा था? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H8O4 C9H8O4। तो C9H8O4, अब देखिए कुछ इनका तो मास देने की जरूरत नहीं, वो कार्बन का 12 होता है, 12 9 108, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 हाइड्रोजन है तो 8, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 4 64। तो अब ये बताइए कितना हो गया, बताइए। 280। so 180। So 180। 180 तो बहुत बढ़िया, 180 ग्राम्स पर मोल। वन 180 ग्राम्स पर मोल। अब ये देखिए ये किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए ग्राम से ग्राम गया, 180 से ये 2 हो गया, तो यानी ये कितने मोल्स आ गए फिर बताइए? सर 2 into 10 to the power minus 3 moles। हाँ, 2 into 10 की पावर -3 मोल्स आ गए। या कोई नंबर ऑफ एंटिटीज अगर कोई हमसे निकालने को गए तो फिर मैं क्या बोलूंगा? 2 into 10 की पावर -3 into Na। ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ओ मॉलिक्यूल्स। Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमसे ये पूछा है कि भाई ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे? तो बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? एक में कितने एटम है ऑक्सीजन के? यही तो पूछा है ना हमसे। तो 4 एटम्स। हाँ, एक में 4 एटम्स है, तो जो उतने सारे मॉलिक्यूल्स निकाले, इतने सारे मॉलिक्यूल्स निकाले तो उसमें फिर कितने होंगे? into 4। तो 4 into 2 into 10 to the power minus 3 into n। हाँ, अब क्योंकि आंसर तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो भाई हम लोग भी फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये देखिए कितना आ रहा है बताइए। लोगों ने तो किया भी है, बहुत अच्छी बात है। कितना आ रहा है बताइए? सर 4.81 into 10 to the power 20। 4.8 into 10 की पावर 20। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? बताइए समझ में आया या नहीं? यस सर। मयंक समझ में आया? यस सर। सर 4.8 into 10 की पावर 21 होगा। अच्छा सर, मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ गलती करी है। सर वो लास्ट में प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसमें इसलिए क्योंकि ये 48 हो जाएगा ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 20 के बजाय 21 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 20 के बजाय 21 हो जाएगा। 4.8 into 10 की पावर 21 लास्ट में, इधर तो 20 होगा, इधर 21। ठीक है सर? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने करेक्शन करवाया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यांशु क्वेश्चन पढ़िए।
So 20 gram of an ideal gas contains only atoms of sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atm and 273 Kelvin. What is the molecular mass of gas? चलिए भाई, करिए 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 Sir, करिए 80? मोल्स पर गैसियस सिस्टम का। 79.95 आएगा 80। तो सर Sir, वो 79.9 को आप रफली 80 बोल दीजिए। बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें, करिए। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जल्दी आंसर दे दिया। वेरी गुड। बताइए भाई, कैसे हो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? PV equals nRT equations। पीवी इक्वल टू, सर उतना उतना हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है, और आसान कर लीजिए सर, और आसान कर लीजिए सर। ये कंडीशन हमने इतना बताया है पिछली क्लास में। कंडीशन कौन सी दे रखी है? NTP। एनटीपी, एनटीपी। लक्ष्यता कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो आप ही करेंगी, बताइए लक्ष्यता। लक्ष्यता, पिछली क्लास में मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम के लिए हमने नंबर ऑफ मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले बताए हुए थे। क्या बताया हुआ था, बताइए कैसे बताया हुआ था फॉर्मूला, बताइए लक्ष्यता। Yes, sir. Given volume at NTP upon 22/4. 22/4। देखिए ढंग से देखिए, 22/4 है, 22.4 है, बताइए। 22.4, sorry. Given volume at NTP in liter divided by volume of 1 mole of gas at NTP in liter, which is 22.4 liters per mole। और इसको हम एक और भी तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वॉल्यूम एनटीपी पे कितनी है, बताइए? 5.6। 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स पर मोल। तो अब ये देखिए, और गिवन मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो अब आप ये देखिए, ये तो 1/4 हो गया, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 80 का। 80 ग्राम्स पर मोल। 80 ग्राम्स पर मोल। तो आंसर क्या हो गया? 80। आंसर इज 80। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगला क्या है भाई, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, भूमिका, क्वेश्चन पढ़िए, भूमिका। भूमिका सवाल पढ़िए। Yes, sir. A sample of ammonium phosphate NH4 का whole thrice PO4 contains 6 moles of hydrogen atoms. The number of moles of oxygen atoms in the sample is. हाँ, अब पहले मुझे जरा सवाल समझाइए, सवाल क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझाइए।
Sadik Ilyas, question explain कीजिए please. Sadik Ilyas, can you please explain me the question? Sir, the question is saying a sample of ammonium phosphate, that is NH4 thrice PO4, contains 6 moles of hydrogen atoms. So this sample contains 6 moles of hydrogen atoms. Then we have to find the number of oxygen atoms in the same sample. Number of moles of oxygen atom you can say in the same sample. So please can you explain the approach? What should be my approach in solving this question? सर एक अगर मैं एक मॉलिक्यूल, अच्छा एक अभी देखिए प्रॉम्प्टिंग नहीं, जिससे पूछा गया उन्हीं बच्चों को बताने दीजिए. सादिक इलियास, अगर एक मॉलिक्यूल में की मैं बात करूं तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? सर 12. वेरी गुड. और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4 यानी 1/3 है. हाइड्रोजन अगर 12 है तो ऑक्सीजन 4 है. तो जब ऑक्सीजन 6 मोल्स होंगे तो हाइड्रोजन 6 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा बताइए? 2 moles. 2 मोल. बात खत्म. 1/3 के रेशियो में आ रहे हैं. ये देखिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. ज्यादा कुछ करना ही नहीं. ये देखिए अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4. अमोनियम फॉस्फेट की बात करी गई है. तो अगर हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स होंगे. अगर हाइड्रोजन के 12 हैं तो ऑक्सीजन के 4 होंगे. इन सच अ सिनेरियो अगर हाइड्रोजन 6 मोल्स हो गया समहाउ तो ऑक्सीजन फिर उसका 1/3 2 मोल्स होगा. बात समझ में आ रही है? यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. अभय वाशने पढ़िए सवाल क्या है? Total number of moles of oxygen atoms in 3 liter ozone gas at 27 degrees Celsius and 8.21 atmospheric pressure are ये सर सवाल वो कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है जिसने ये पढ़ी हुई हो. क्या? PV is equal to nRT. इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं सर हम? आइडियल गैस. वेरी गुड अभय, वेरी गुड अभय. चलिए कोशिश कीजिए करने की. ट्राई कीजिए, क्वेश्चन में गलती ना हो. कोशिश कीजिए. क्या आएगा? ए. चलिए देखते हैं. लेट अस ट्राई. Let others try. भाई आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है. 3 लीटर ऑक्सीजन गैस में प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, मोल्स निकालने हैं, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है. तो अब आप बताइए भाई, सब करिए. PV = nRT लगाना है अपने को. लगा सकते हैं या नहीं? दृश्य लगा सकते हैं या नहीं? PV = nRT. Yes sir. चलिए PV = nRT. मैम व्हाट इज द प्रेशर गिवन टू अस? Sir 8.21 atm. वेरी गुड. 8.21 atm. मैम व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन टू अस? Sir 3. 3 what? Sir 3 liters. 3 liters. Number of moles I don't know. I need to calculate it. अभी देखते हैं सर, देखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स I don't know.
दृश्य, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? Sir, 0.0821. यूनिट के साथ बताइए मैम। Sir, ATM into liters upon mole into Kelvin. Superb, superb, superb. ATM into liter upon mole per Kelvin. What is the temperature given here? Sir, it's 27. It will be 300.15 Kelvin. हाँ, 115 वो उतना रिलैक्सेशन चलता है, 300 केल्विन, ये लिख दिया। तो अब ये आर की वैल्यू भाई हमने पिछली क्लास में बताई है या नहीं? मयंक, ये बताई है पिछली क्लास में या नहीं? मयंक, ये वाली आर की वैल्यू बताइए पिछली क्लास में या नहीं बताइए? बोलिए 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 भाई, बाकी लोग बोल रहे हैं आर की वैल्यू लिखवाई है या नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आर की वैल्यू यू हैव टू रिमेम्बर, बहुत ज्यादा यूज होगी। अब देखिए कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। लीटर से लीटर गया, एटीएम से एटीएम गया, केल्विन से केल्विन गया, ये 3 से ये 300 का 100 रहा, फिर 0.0821 इंटू 100 8.21 होता है, तो उससे या तो नंबर कितने मोल आ गए बताइए, कितने मोल आ गए? बोलिए भाई। Sir, 1 mole. 1 मोल। ओजोन दी हुई है सर, जी, ओजोन गैस दी हुई है सर, 3 होना चाहिए। हाँ अब देखिए, हाँ अब हमसे ये तो 1 मोल तो ओजोन के मोल्स आए, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है। 1 मोल तो ओजोन आए, मगर हमसे ओजोन के मोल्स नहीं पूछे, हमसे तो क्या पूछे? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम्स के मोल। तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल होंगे? 3 ऑक्सीजन एटम के मोल पूछे तो कितने होंगे? 3। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आपको? बताइए प्लीज। बताइए प्लीज, समझ में आया? दृश्य समझ में आया है या नहीं? Yes, sir, आ गया. बाकी बच्चे बताएं भाई प्लीज, समझ में आया है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दीपाली, आपको आया समझ Yes, में? अभयवाश Yes, ने? sir. यस सर। चलिए चलिए, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। सादिक इलियास? Yes, sir. यांशु? यस सर। ऋचा पांडे? Yes, sir. चलिए मैम, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, ओके, प्रत्यक्ष क्वेश्चन पढ़िए। So 3.011 into एक सेकंड, ये आ गई मीटिंग। जी सर, पढ़िए। 3.011 into 10 to the power 23 atoms of an element weight 1.15 grams. The atomic mass of an element is. अब बताइए एटॉमिक मास क्या होगा? देखिए कोई वेटिंग रूम में है क्या? रैयान ने? सर, रैयान, आप 2.3 हैं मीटिंग में या नहीं? नो सर, आप तो आ गए। चलिए ठीक है। सर हाँ बताइए 2.3 बताइए बताइए। सर 2.3 Yes. चलिए चलिए, अभी बाकी लोगों को भी करने दीजिए, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। जस्ट वेट। सर 23। सर 23 MU। भाई कोई 2.3 कह रहा है, कोई 23 कह रहा है। ये 23 ग्राम नहीं होना चाहिए? सर देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अभी देखते हैं। सब लोगों को ट्राई करने दीजिए प्लीज, सब लोगों को ट्राई करने दीजिए, और भी बच्चों को ट्राई करने दीजिए प्लीज, सब लोगों को ट्राई करने दीजिए प्लीज।
भाई कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे हम? दीपाली कैसे करेंगे ये सवाल बताइए? यस सर। सर हमें एक सेकंड सर, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हैं 3.011 into 10⁻22 बिल्कुल। और अपॉन Na हमें पता है 6.022 into 10⁻23 होता है एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें वेरी पता है गुड, वेरी गुड, 1.15 वेरी अपॉन गुड, मॉलिक्यूलर वेरी गुड। मास हम निकाल लेंगे। ठीक ठीक, आपको आ गया समझ में। देखिए नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरीके से निकाल के इक्वेट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों वे से निकाल के इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल सही बताया दीपाली ने, नंबर ऑफ मोल्स दोनों मेथोडोलॉजी से निकाल के इक्वेट कर देंगे। कैसे, मैं क्या कहा इन्होंने कि देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करके निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास है 1.15 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता नहीं, और इतने ही 1.15 ग्राम में ही तो नंबर ऑफ एटम्स 3.011 into 10 की पावर 22 है। तो नंबर ऑफ 3.011 into 10 की पावर 22 यानी नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। तो अब यहां से तो सीधे सीधे आ गया भाई 1/20 हो गया, तो यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास फिर कितना हो गया निकल के बताइए? 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 20, इधर मल्टीप्लाई हो गया 20, 23 MU। 23 तो अब ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। आप देखिए कितना 1.15 कितना हो गया बताइए? 23 MU। ग्राम पर मोल, ये तो एक मोल का, यानी जरूर एक एटम का मास फिर क्या होगा? 23 MU, यानी जरूर एक एटम का मास क्या होगा? 23 MU। हाँ 2.3 किसका आ रहा था भाई? आंसर 23 होगा, आंसर वुड बी 23, आंसर वुड बी 23। ये चीज समझ में आई या नहीं बताइए? समझ में आई या नहीं? सारे बच्चे बताएंगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. चलिए 23 MU, द आंसर इज 23 MU। एक दो सवाल और फिर उसके बाद में फिर हम अपनी पढ़ाई का जो है वो केस स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक, चलिए भाई विप्रांश क्वेश्चन पढ़िए। It is known that atom contains protons, neutrons, and electrons. If the mass assumed to half of its original value, where that of proton is assumed to original value, then atomic mass of carbon-14 will be. इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि कुछ एक्चुअली में क्वेश्चन मिस कर दिया है। जस्ट वेट, लेट मी क्रॉस चेक फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, जस्ट मुझको 1 मिनट का आप समय दीजिए। ये यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। if the mass of neutron if the mass of neutron, the word which is missing is neutron. अगर न्यूट्रॉन का मास अपनी ओरिजिनल वैल्यू के आधा मान लिया गया है और प्रोटॉन का सेम मान लिया गया है, तो फिर एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बताइए विप्रांश? कैसे होगा क्वेश्चन समझ में आया अब विप्रांश? Yes, sir. बताइए आंसर क्या होगा? सर इसका
14.28%. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? Pransh, how to solve this question? Yes sir. कैसे करेंगे सर? अभी पता था. करिए करिए, कोशिश करिए. Sir, it is D 28.56%. चलिए, let me check. बाकी लोग भी ट्राई करें भाई, बाकी लोग भी ट्राई करें. भाई इतना कोई ये जो है वो लंबा क्वेश्चन है नहीं, इतना कोई ये 10 लंबा AMU चौड़ा उसका मास आ क्वेश्चन है जाएगा नहीं. हाफ होने पे. Sir, सर 10 यहाँ पर AMU उसका मास आ जाएगा हाफ होने पे, मास ऑफ न्यूट्रॉन. सर चलिए यहाँ पर चलिए, D लेस नहीं आना चाहिए. परसेंटेज निकाल. आइए सर, सही है, देखते हैं सर, देखते हैं सर. पहले जो कार्बन 14 था, आप ये मानते हैं कि उसमें 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे सर, ये मानते हैं आप? यस सर. ओरिजिनल. यस सर. ठीक. अब सर क्या हुआ कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो मतलब पहले के लिए हम सर ये लिख सकते हैं, पहले के लिए हम ये लिख सकते हैं जो कार्बन का मास है वो 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. पहले के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं ओरिजिनल, ये लिख सकते हैं विप्रांश या नहीं? यस सर. ठीक. अब उन्होंने कहा कि यार जो है वो न्यूट्रॉन का मास आधा हो गया, न्यूट्रॉन का मास आधा हो गया, तो और प्रोटॉन का मास तो वही रहा, तो 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये लिखूंगा सर मैं या नहीं? यस सर. यस सर. तो अब अगर सर मैंने ये ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके लिखा है, तो अब ये देखिए ये चीज फिर क्या बन गई, 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिख दिया सर. यस सर. यस सर. पुरानी केस में जो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन वाली वैल्यू वो मतलब सेम ही रहती थी, तो वो ओरिजिनल फिर अगर MP और MN हम बराबर मान लें तो पहले पुराने केस में वो क्या हो गया था, 14 AMU. 14 AMU. अब Yes, इसका sir. इफेक्ट तो हमने ले लिया है कि MN को आधा कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट तो हमने ले लिया है. अब फिर से MN और MP बराबर हैं क्योंकि इम्पैक्ट तो हम ले चुके हैं. तो अब ये फिर कितना हो गया, 10 AMU. 10 AMU. तो सर अब आप ये देखिए कि पहली बात तो ये समझ लिए कि बढ़ा है मास या घटा है? घटा है. घटा है. ठीक. तो Yes, अब sir. जो है वो क्या कहते हैं कि सेम तो हो नहीं सकता, मोर भी नहीं हो सकता, और जो है वो लेस ही होना है. अब लेस कितना होना है वो आइए हम देख लेते हैं. ओरिजिनल 14 था, बाद में 10 हो गया, तो मतलब डिक्रीज हम देख लेंगे, डिक्रीज कितना है, डिक्रीज इज 14 So 14 minus 10 10 upon 14 into 100. into 100. वेरी गुड दिशा. तो अब ये फिर कितना हो गया, 4/14 into 100. तो अब ये देखिए भाई 4/14 कितना आ रहा है, देखिए Sir, 0.0285. Sir, 0.285. हाँ. तो यानी ये वही आ रहा है हमारा 28.57% का डिक्रीज. अब वहां लिखा नहीं है Yes, sir. क्योंकि कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, या डिक्रीज भी होना चाहिए था. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल. रैयान क्वेश्चन पढ़िए.
Common salt obtained from seawater contains 8.775% NaCl by mass. The number of सर ये आगे क्या लिखा है? Formula units. The number of formula units of NaCl present in 25 gram of this salt is. हाँ, so ये to for your kind information, सोडियम का मास 23 होता है और क्लोरीन का तो वही एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं 35.5, यानी NaCl का कुल मिला के मास कितना हो जाता है? 58.5. 58.5. करिए कोशिश कीजिए करने की। लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये इसमें कुछ वैसी बातें भी लग रही हैं जो कि अभी हमने शायद नहीं पढ़ाई है, परसेंटेज बाय मास वाली चीज। अगर लिख लिया है भाई, कुछ कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो बताइए, वरना फिर पढ़ने के बाद में करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे सवाल। आइए अपना हम पढ़ाई वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव सम टाइम लेफ्ट एट आवर डिस्पोजल, लेट अस यूटिलाइज दैट टाइम। चलिए भाई, ज्यादातर जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही हो रहे होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो सॉल्यूशन के अंदर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानने की कोशिश करनी है कि व्हाट एग्जैक्टली, अब ये क्लास स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन वाला पोर्शन खत्म हुआ है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी 1 घंटा। अब हम यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ भाई बताइए, व्हाट डू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है। रिचा पांडे प्लीज पढ़िए, व्हाट डू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture or of two or more substances whose composition may be varied within certain limits. हाँ, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? क्योंकि हम मतलब ज्यादातर रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री के पानी में घोल के ही हो रहे होते हैं। तो अभी जरा पानी के अंदर हमें सॉल्यूशन बनाना रहता है, तो हमारा इंटरेस्ट है थोड़ी देर के लिए कि हम सॉल्यूशंस के बारे में जाने। तो सॉल्यूशंस में 2 टाइप रहती हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलॉइड। तो अभी तो हमारा फोकस ट्रू सॉल्यूशन पर ही रहेगा, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ, यही इन्होंने पढ़ा। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आपके सही से डिसॉल्व होते हैं एंड देयर कंपोजिशन में बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय होमोजीनियस? होमोजीनियस से क्या समझते हैं यांशु? होमोजीनियस से क्या समझते हैं? So homogeneous mixtures are the type of mixture in which all the substances are mixed uniformly. हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ रहता है। तो जैसे मैंने चीनी को डाला पानी में,
मैंने चीनी को पानी में डाला तो वो किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस का। और अगर रेत को पानी में डाला तो वो किसका एग्जाम्पल है? फिर रेत को पानी में डाला तो वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। वो तो इनफैक्ट ट्रू सोल्यूशन है भी नहीं, वो तो नीचे जाके बैठ जाएगी, सस्पेंशन बन जाएगी। ठीक, Yes, तो sir. ये ट्रू सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन जो है, ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, नोट डाउन करिए प्लीज, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition may be varied within certain limits। क्योंकि सर्टेन लिमिट्स तक ही वो होमोजीनियस रह सकता है, उसके बाद तो होमोजीनियस रहेगा भी नहीं। भाई लिख लिया तो बताइए। यस लिख सर। लिया तो बताइए प्लीज। Yes, sir. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance whose composition may be varied within certain limits। जैसा कि इन्होंने बताया, ठीक, जैसा कि इन्होंने बताया, ये क्या लिखा हुआ है भाई? हाँ भाई पढ़िए, यांशु पढ़िए। Homogeneous means distribution of composition is uniform throughout. हाँ, तो ये भी लिख लेंगे भाई, होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, लिखा भाई, लिखा। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जो लोग सोल्यूशन बना रहे होते हैं उनको हम उसके कंपोनेंट्स कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, श्रेया दुबे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Substances which make the solution are called its components. ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि ये है, ये पानी था, ये पानी लिया हुआ है हमने, लाइक दिस वाटर, और मैंने इसके अंदर यहां से ऐड कर दिया शुगर। तो यहां पर कंपोनेंट्स हो गए, एक सोल्यूशन तैयार हो गया जिसके दो कंपोनेंट हो गए। वो दो कंपोनेंट क्या क्या है? वाटर है, और क्या है दूसरा कंपोनेंट? क्या है? शुगर। अगर मैं और कुछ इसके अंदर और भी डाल दूंगा, सॉल्ट भी डाल दूंगा, तो तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या? वाटर, शुगर एज वेल एज सॉल्ट। Salt. ठीक, अब जिस सोल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट होते हैं वो सोल्यूशन क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन। तो लिखिए भाई, लिखिए भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, लिखिए, नोट डाउन करिए। बाइनरी का मतलब है यहाँ टू। लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी से।
डन सर। चलिए चलिए, लिख लिया भाई, लिख लिया, यस सर। लिख लिया। चलिए Yes, अब sir. ये बताइए, हाँ भाई विप्रांश, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? विप्रांश, Yes, sir. व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? जब सॉल्यूशन बनता है तो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है Solution सॉल्यूट, had एक चीज two होता है solvent। components. Solute is present in less amount and solvent is always present in greater amount. मतलब सिर्फ अमाउंट की बेसिस पे फैसला कर लेंगे? Sir, solute solvent में disappear हो जाता है. अच्छा, डिसअपियर हो जाता है, वाओ। नहीं सर, नहीं सर, पढ़िए विप्रांश क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हेडिंग डालेंगे। विप्रांश पढ़िए क्या लिखा हुआ है? Component whose physical state is same as that of solution is called solvent, and other component is called solute. जी, जिसकी फिजिकल स्टेट सर मैच करती होती है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे वाले कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं। ये देखिए सर, चीनी की फिजिकल स्टेट क्या होती है बताइए? चीनी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, क्या होती है बताइए? विप्रांश आवाज आ रही है? Yes, sir. चीनी क्या होती है यार? शुगर, शुगर, चीनी Solute. बताइए। नहीं नहीं, सॉल्यूट वो उसके बारे में बात नहीं, चीनी बताइए, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस Sir, होती है? solid होती है, solid. पानी कैसा है सर? Liquid. और सोल्यूशन बनने के बाद में जो चाशनी है वो भी कैसी है? लिक्विड है। तो यहाँ पर क्योंकि फिजिकल स्टेट मैच कर रही है, तो शुगर क्या हो जाएगा हमारा? शुगर क्या हो जाएगा? सोल्यूट। पानी क्योंकि लिक्विड था और सॉल्यूशन भी लिक्विड था, तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो खैर है ही सॉल्यूशन। अब ये देखिए नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड था, पानी लिक्विड था, और CuSO4.5H2O जो बना है वो भी सॉलिड है। तो अब देखिए फिजिकल स्टेट जिसकी मैच कर रही है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट क्योंकि सॉलिड से मैच कर रही है, तो हेलो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और पानी क्या हो जाएगा यहाँ? Solute. सॉल्यूट। तो ये एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। जो आपने बताया वो आंसर गलत नहीं है, वो आंसर भी सही है, बट जब फिजिकल स्टेट की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो तब वो आंसर सही है। पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, विप्रांश पढ़िए। For a solution in which both components have same physical state as that of solution, then component present in large amount is solvent and other is solute. जहां पर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही हो, सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है सर? Yes, sir. चलिए, तो ये पूरी चीज सॉल्यूट सॉल्वेंट का आई होप अब आज से डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। हाँ भाई दृश्य, समझ में आया सॉल्यूट सॉल्वेंट? यस सर, पूरा हो गया। चलिए चलिए, नोट डाउन करिए प्लीज, नोट डाउन करिए। नोट इट डाउन प्लीज। भूमिका नोट डाउन कर रही हैं आप या नहीं? Yes, sir. करिए करिए करिए, अभी कॉपी चेक करूंगा मैं। अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो कॉपी चेक करूंगा, सबसे पहले आपकी करूंगा। Okay, sir. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, So done. चलिए चलिए ठीक, ये इलस्ट्रेशन भी नोट डाउन कर लेंगे। विप्रांश समझ में आया?
Yes, sir. चलिए ये फिर ये भी लिख लेंगे कि जहां पर जब फिजिकल स्टेट वाला कोई चक्कर नहीं हो तो फिर ये Well done. चलिए लिख लिया लिखा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए यहाँ पर अगली क्लास के लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, काफी अच्छा लगेगा। मोलैरिटी और ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। Methods of expressing concentration of solution. So please write the heading for the next class. Methods of expressing concentration of solution. सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा, कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा लिखिए सर, आराम से लिखिए आराम से लिखिए। यस सर, हो गया। ठीक, ये है अगली हेडिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। ये लिख लीजिए प्लीज। लिख लिया भाई, लिख लिया, अगली क्लास की हेडिंग लिख ली। यस सर। Yes, sir. चलिए, यस सर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। और हम अपना डिस्कशन ये नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, यस सर। अभी जो है क्लास की फ्रीक्वेंसी प्रॉब्ली आफ्टर बाय द एंड ऑफ दिस वीक we will optimize the frequency 2 classes per day। और फिर अभी आपका एक टेस्ट भी होगा, उसका सिलेबस और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए, ओके देन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।